गुड मॉर्निंग 9th क्लास। आज हम पढ़ेंगे क्षितिज भाग 1 और उसके पार्ट 14 के बारे में, जो कि एक कविता है। कविता का नाम है चंद्र गहना से लौटती बेर और इसके कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल। कवि का प्रकृति के प्रति गहरा अनुराग भाग पाठक को सहसा अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता रखता है। वह चंद्र गहना नामक स्थान से लौट रहा है। उसका किसान मन बार बार प्रकृति के रंगों में रंगा जा रहा था। खेत खलियान उसके मन से बाहर निकलते ही नहीं। उसे प्रकृति के साधारण रंगों में भी असाधारण शोभा दिखाई देती है। वह उस सौंदर्य को शहरी विकास की तेज गति के बीच भी अपनी कोमल भावनाओं और संवेदनाओं को सुरक्षित रखना चाहता है। खेत की मेट पर बैठे हुए उसे खेत में उगा चना ऐसा लगा जैसे पौधे ने फूलों की पगड़ियां बांधी हुई हो। वे सज संवर कर खड़े हो। पास ही नीले फूलों से सजी अलसी के पौधे शोभा दे रहे हैं। पीली पीली सरसों तो मानो अपना विवाह रचाने के लिए मंडप में पधार गई हो। पोखर में छोटी छोटी लहरें उठ रही हैं। एक बगुला मछलियों की ताक में शांत भाव से टांग पर खड़ा है। मछली दिखते ही उसका ध्यान निंद्रा टूटती है। पक्षियों की तरह तरह की आवाजें सुनाई देती है। चित्रकूट की अनघड़ कम चौड़ी पर ऊंची पहाड़ियों में इधर उधर कटीले पेड़ पौधे दिखाई देते हैं। कवि चाहता है कि सारस पक्षियों के जोड़े के साथ हरे भरे खेतों में उनकी प्रेम कथा को सुने। कवि कविता के माध्यम से संजीव चित्रों को अंकित करने में सफल रहा है। अब हम कविता की पहली पंक्तियों की सप्रसंग व्याख्या को जानेंगे। देख आया चंद्र गहना, देखता हूँ दृश्य अब मैं। मेड पर इस खेत की बैठा अकेला, एक बीते के बराबर। ये हरा ठींगना चना, बांधे मुरैठा शीश पर। छोटे गुलाबी फूल का सजकर खड़ा है। प्रस्तुत पंक्तियाँ चंद्र गहना से लौटती बेर कविता से ली गई हैं और जैसे कि आपको पता ही है, इस कविता के जो कवि हैं उनका नाम है केदारनाथ अग्रवाल। इसमें उन्होंने ग्रामीण प्रकृति का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है। कवि का कहना है कि वे अपने गांव चंद्र गहना को देख आया है। अब वह खेत की मेड़ पर अकेला बैठकर उस सारे दृश्य को संजीव रूप में अनुभव कर रहा है। खेतों में उगा हरा तथा ठींगना चना तो एक भीते मतलब अंगूठे के सिरे के बराबर की लंबाई का है। उसके सिर पर छोटे गुलाबी फूल का मुरेठा मतलब पगड़ी बांध रखी है। इस तरह वह सज संवर कर खड़ा है। कवि ने खेत में उत्पन्न चने के पौधे का बड़ा ही संजीव एवं मनोहारी चित्र प्रस्तुत किया है। अब हम कविता की अगली पंक्तियों की व्याख्या को जानेंगे। पास ही मिलकर उगी है, बीच में अलसी हठीली। देह की पतली, कमर की है लचीली। नीले फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर कह रही हो, जो छुए ये दूं हृदय का दान उसको। चने की खेती के पास ही मिलकर बीच में हठीली अलसी उगी हुई है। ये अलसी शरीर से दुबली पतली तथा लचीली कमर वाली है। उसने अपने सिर पर फूले हुए नीले फूल धारण किए हैं। वे मानो ये कह रही हो, जो भी मेरे इन फूलों को छुएगा मैं उसको अपना हृदय दान दे दूंगी। कवि ने अलसी का बड़ा सहज और संजीव चित्रण प्रस्तुत किया है। ये खिली हुई अलसी में एक प्रेमिका के व्यवहार की आकर्षक कल्पना है। हम कविता की अगली पंक्तियों की व्याख्या को जानेंगे। और सरसों की ना पूछो, हो गई सबसे सियानी। हाथ पीले कर लिए हैं, ब्याह मंडप में पधारी। फाग गाता मास फागुन, आ गया है आज जैसे। कवि का कथन है कि सरसों की मोहकता के विषय में तो पूछो ही नहीं, वे अत्यंत आकर्षक रूप धारण किए हुए है। सरसों अब जवान हो गई है, उसके हाथ पीले कर लिए हैं, उसका विवाह हो गया है, वह विवाह मंडप में पधार चुकी है। अभिप्राय ये है कि सरसों पक कर तैयार हो गई है। ऐसा लगता है जैसे होली का गीत गाता हुआ फागुन का महीना आ गया हो। पके हुए सरसों के खेत का बड़ा मोहक वर्णन है और साथ ही उसमें एक युवती की कल्पना भी है। अगली पंक्तियों की व्याख्या के बारे में जानेंगे। देखता हूँ मैं स्वयंवर हो रहा है, प्रकृति का अनुराग अचल हिल रहा है।
इस विजन में दूर व्यापारिक नगर से प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है। कवि का कथन है कि प्राकृतिक एवं खेतों के भरपूर सौंदर्य को देखकर मुझे ऐसे लगता है जैसे स्वयंवर हो रहा हो, अर्थात इस ग्रामीण शोभा ने ऐसा रूप धारण कर लिया है जिसे देखकर एक ऐसे आयोजन का दृश्य आंखों के सामने तैयार हो जाता है जिसमें कोई कन्या स्वयं अपने लिए वर का चुनाव करती है। प्रकृति रूपी नायिका का प्रेम पूर्ण अचल हिलडुल कर उसके भीतर प्रिय मिलन की तीव्र इच्छा को प्रकट कर रहा है। नगरों के पाखंडपूर्ण स्वार्थमय व्यापारिक जीवन की तुलना में यहाँ के प्रेम की प्रिय भूमि कहीं अधिक उपजाऊ है। अभिप्राय यह है कि प्रकृति के अंचल में चलने वाले प्रेम व्यवहार में स्थायित्व अधिक है। अब हम अगली पंक्तियों की व्याख्या को जानेंगे। और पैरों के तले है एक पोखर उठ रही जिसमें लहरियां, नील तल में जो उगी घास भूरी ले रही वह भी लहरियां। कवि ग्रामीण प्रकृति का अनुराग पूर्ण चित्रण करता हुआ कहता है, मेरे पांव के तले एक सरोवर है जिसमें लहरें उठ रही हैं। उस सरोवर के नीले तल में जो भूरी घास उग आई है वह भी लहरियां ले रही है, अर्थात जल साथ में हिलडुल भी रहा है। अब हम अगली पंक्तियों की व्याख्या को जानेंगे। एक चांदी का बड़ा सा गोल खंबा आंख को है चमकाता है, कई पत्थर किनारे पी रहे चुपचाप पानी, प्यास जाने कब बुझेगी। कवि ग्रामीण प्रकृति का अनुरागमय चित्रण करता हुआ कहता है कि चांदी का एक बड़ा सा गोल खंबा आंखों को चमकाता है। आकाश में विद्यमान डूबते सूर्य का गोला प्रतिबिंब पानी में बना है जो हिलते पानी के कारण चमकाती आंखों सा प्रतीत होता है। सरोवर के तट पर कई पत्थर पड़े हैं। ये पत्थर मौन रूप से जल पान कर रहे हैं। ना जाने इनकी प्यास कब बुझेगी, क्या ये सदा प्यासे ही रहेंगे। अगली पंक्तियों की व्याख्या को जानेंगे। चुप खड़ा बगुला डुबाए टांग जल में, देखते ही मीन चंचल ध्यान निंद्रा त्यागता है, चट दबाकर चोंच में नीचे गले के डालता है। यहाँ कवि सरोवर का वर्णन करते हुए कहता है कि कोई बगुला चुपचाप अपनी एक टांग जल में डुबोए खड़ा है। वह चंचल मछली को देखते ही अपनी निंद्रा का ध्यान त्याग कर झट से मछली को चोंच से पकड़कर गले में डाल देता है। मछली को निगल जाता है। कवि ने बगुले को ढोंगी वृत्ति का चित्रण किया है। वस्तुतः बगुला भोला सा बनकर सरोवर के तट पर खड़ा हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे ये किसी को हानि नहीं पहुंचाना चाहता, पर अवसर मिलते ही वह मछली को चोंच में भरकर निगल जाता है। बगुले के माध्यम से यहाँ ढोंगी व्यक्ति के स्वभाव का चित्रण हुआ है। अगली पंक्तियों की व्याख्या को जानेंगे। एक काले माथे वाली चतुर चिड़िया श्वेत पंखों के झपाटे मार फौरन टूट जाती है भरे जल के हृदय पर। एक उजली चटुक मछली चोंच पीली में दबाकर दूर उड़ता गगन में। यहाँ मछली का भक्ष्य करने वाली एक चिड़िया का शब्द चित्र कवि के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। एक चिड़िया जिसका मस्तक काला है, वह अपने सफेद पंखों को फड़फड़ाते हुए अचानक सरोवर के भरे हुए जल के ऊपर टूट पड़ती है तथा एक चंचल सफेद मछली को अपनी पीली चोंच में दबाकर कहीं दूर आकाश में उड़ जाती है। अब अगली पंक्तियों की व्याख्या को जानेंगे। ओ यहीं से भूमि ऊंची है जहाँ से रेल की पटरी गई है, ट्रेन का टाइम नहीं है, मैं यहाँ स्वच्छंद हूँ जाना नहीं है। चिरकुट की अनघड़ चौड़ी कम ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ दूर दिशाओं तक फैली है। बांझ भूमि पर इधर उधर रीवा के पेड़ कांटेदार कुरूप खड़े हैं। कवि कहता है कि यहाँ से इस सरोवर से भूमि कुछ ऊंची है जहाँ से रेल की पटरी जा रही है। ये समय किसी गाड़ी के आने जाने का समय नहीं है, अतः कवि यहाँ स्वच्छता पूर्वक भ्रमण कर सकता है। उसे कहीं जाना नहीं है। चित्रकूट की अनघड़ पहाड़ियाँ जो अधिक ऊंची नहीं है, दूर दिशा तक फैली हुई हैं। वहाँ की बंजर भूमि पर इधर उधर रीवा के कांटेदार तथा करूब पेड़ खड़े दिखाई देते हैं।
अब हम कविता की अंतिम पंक्तियों की व्याख्या को जानेंगे। सुन पड़ता है मीठा मीठा रस टपकाता, सूंगे का स्वर ट्रै ट्रै सुन पड़ता है, वन स्थलों का हृदय चीरता, उठता गिरता सारस का स्वर टिर टो मन होता है, उड़ जाऊं मैं पर फैलाए सारस के संग, जहां जुगल जोड़ी रहती है हरे खेत में, सच्ची प्रेम कहानी सुन लूं चुपके चुपके। कवि कहता है मीठा मीठा रस टपकाता हुआ तोते का ट्रै ट्रै का स्वर जंगल के हृदय को चीरता हुआ सा दिखाई देता है। कभी उठता तो कभी गिरता हुआ सारस की टिर टो की सी आवाज सुनाई देने लगती है। कवि का मन चाहता है कि वह भी अपने पैरों को फैलाकर सारस के संग उड़कर वहां जा पहुंचे जहां प्रेमियों की जोड़ी रहती है। वहां पहुंचकर मौन रूप से प्रेम की कहानी सुन ले। उसके प्रेम में निश्चलता का भाव होगा, इसलिए उसे प्रकृति के प्रांगण में चलने वाली निश्चल प्रेम कहानी सुनने की तीव्र इच्छा प्रकट की है।